बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म वेबसाइट जहाँ पे मेंशन्ड है आप कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हार्वर्ड अकेडमी CSS, PMS और रिटन एग्ज़ाम जैसा कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज़ में एनरोल हो सकते हैं। सो आज का हमारा सेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से और चैप्टर 4 चल रहा है हमारा प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से। सो आज का सेक्शन 25 फर्स्ट है हमारा सेक्शन और इसका टाइटल है मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। कि अगर आपने कोई नोटिस सर्व करना है, कोई ऐलान करना है, तो आपको कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा जो इस एक्ट में मेंशन्ड है। इस हवाले से सब सेक्शन 1 कहता है अ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सर्विस ऑन एनी पर्सन shall be served in the manner provided in section 24 for the service of summon। कि ऑलरेडी हमने सेक्शन 24 में डिटेल से कवर किया कि सम्मन को सर्व करने का क्या तरीक़ाकार होगा। उसी तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपने नोटिस या कोई ऐलान करना है तो नोटिस वगैरह जो सर्व करना है या डॉक्यूमेंट आपने भेजना है तो रेवेन्यू ऑफिसर जो भी इशू करेगा उसको उसी तरीक़ेकार के मुताबिक लेके चलेंगे। लेकिन एक और ऐड ऑन हो जाता है, no such notice, order or proclamation or copy thereof shall be deemed void on account of any error in the name or designation of any person referred to therein। कि अगर आप नोटिस को भेजते हैं या कोई अनाउंसमेंट होती है जिसको आपने सर्व करना है, उसमें अगर कोई छोटी मोटी गलती है, नाम के स्पेल में मिस्टेक है, डेजिग्नेशन नहीं लिखा गया या एडिशनली डेजिग्नेशन लिख दिया गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नोटिस की वैलिडिटी पे और ना वो नोटिस ये समझा जाएगा कि वो वॉइड है यानी कि वो इलीगल है। ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू देयरइन, यानी कि जिस पर्सन का उसमें ज़िक्र हो या जिसको वो नोटिस भेजा जा रहा है, अगर थोड़ी बहुत उसमें कोई गलती हो भी जाए तो उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं होगा, वो लीगली यही काउंट होगा कि नोटिस सर्व हो गया है। अनलेस सच एरर हैज़ ओकेजन्ड सब्सटेंशियल इनजस्टिस, कि अगर उससे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी का एक इंदिया जा रहा हो तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। ये सेक्शन 26 कहता है ये ऐड ऑन है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, नोटिस भेजना है, तो वो तो चलें सर्व करने का जो सम्मन को सर्व करने का तरीक़ेकार सेक्शन 24 डिफ़ाइन करता है उसके हवाले से हो जाएगा। अगर कोई आपने ऐलान करना है तो उसमें एक ड्रम का ऐड किया गया है कि ढोल भी बजाकर आप ऐलान कर सकते हैं या एक विजिबल जगह पे कोई आप नोटिस भी चस्पा कर सकते हैं। तो ये कोई ऐलान करना हो किसी हवाले से, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट रेवेन्यू के हवाले से, तो आपने ये ऐड ऑन कर लेना है। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन इज़ इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि कोई ऐलान जो आपने बताना है किसी शख्स को या किसी पर्सन को, इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर मोड ऑफ पब्लिकेशन विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट में जो चीज़ें पहले बताई गई हैं उसके साथ बी मेड बाय बीट ऑफ ड्रम, जाके ढोल पीटा जाएगा, ढोल की थाप पे वो, मतलब जब ढोल बजाएंगे तो लोग आके पूछेंगे क्या मामला है, क्या मसला है, तो फिर वो बता देंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान है, फ़लाँ कैटेगरी के जितने भी फार्मर्स हैं, लैंड ऑनर्स हैं, उनके लिए ये ऐलान हो जाता है। फिर इस हवाले से क्योंकि ये पुराने कवानीन हैं तो उस वक्त इतना मॉडर्न सिस्टम नहीं था। उस वक्त जब कोई पैगाम रसानी करनी होती थी, पैगाम पहुंचाना होता था तो ढोल ही बजाया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे इसका भी जिक्र है। और अदर कस्टमरी मेथड एंड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ ऑन अ कंस्पिशियस प्लेस इन और नियर द लैंड टू विच इट रिलेट्स, कि अगर ये तरीक़ेकार नहीं है तो कोई और जो रवायात के मुताबिक, रवाज के मुताबिक
जिस इलाके में आप ये काम कर रहे हैं या रेवेन्यू ऑफिसर कम्युनिकेट करना चाहता है अपना प्रोक्लेमेशन को, तो वो मेथड अडॉप्ट कर सकता है। और इसके अलावा आप नोटिस को एक नुमायां जगह पर चस्पा कर सकते हैं, उन ज़मीन के करीब करीब या उस ज़मीन में ही जिस बंदे को आप ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जी सेक्शन 27 है इंक्वायरीज अंडर एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशल प्रोसीडिंग्स, के यही समझा जाएगा कि अगर कोई इंक्वायरी हेल्ड होती है, किसी को समन किया जाता है इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने के वाले से, तो जिस तरीके से अदालती कार्रवाई होती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर का भी जो भी प्रोसीडिंग होगी वो भी एक अदालती कार्रवाई का हिस्सा ही काउंट होगी। ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि वो अदालती कार्रवाई ही तस्वर होगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 219 एंड 228, यानी कि जो सेक्शन किसके हैं, ये पाकिस्तान पीनल कोड के हैं। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक जो सेक्शन 193, 219 और 228 के मुताबिक जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो ये तस्वर की जाएगी। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सच इंक्वायरी। और इस इंक्वायरी के हवाले से ये जो रेवेन्यू ऑफिसर होल्ड करेगा ये एक अदालती कार्रवाई ही तस्वर होगी या एक छोटी अदालत तस्वर होगी। सब सेक्शन 2 कहता है एवरी हियरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी पब्लिक, यानी कि जो ये कचहरी लगेगी ये खुले आम होगी। ये नहीं है कहीं आप मतलब उसको प्रोसीडिंग का लोगों को ना पता हो, बल्कि ये पब्लिकली होगी, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द पार्टीज ऑफ देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स शैल हैव ड्यू नोटिस टू अटेंड, और जिस पर्सन के लिए ये आप एक पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें वो खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको आप समन करेंगे, उसको नोटिस सर्व करेंगे। और अगर वो खुद नहीं आता तो उसका अथॉराइज्ड एजेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए उनको इन टाइम नोटिस भेजना ज़रूरी है। इसके बाद है सेक्शन 28 लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिस, कि जो रेवेन्यू के ऑफिस हैं गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन उनकी लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकती है कि किस इलाके में कौन सी लोकल लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करनी है तो उसकी अथोराइजेशन दी जा सकती है। यानी कि एक तो है कि इंग्लिश, अगर फ़र्ज़ किया उर्दू कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी रेवेन्यू के ऑफिसेज़ हैं उनमें उर्दू ज़ुबान में रिकॉर्ड रखना है। हाँ ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं सिंध के हैं तो सिंधी ज़ुबान में आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं ताकि लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी समझने के लिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती, उनको समझना आसान हो सके। सो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर what shall for the purpose of this act be deemed to be the language in ordinary use in a specified part of the province। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 29 अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स टू बी मेड अपॉन वारंट। किसी को अरेस्ट करना है, कोई डिफ़ॉल्टर है वो ओबे नहीं कर रहा और उसके लीगल प्रोसीडिंग सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद उसके वारंट इशू किए जाएंगे पहले, और वारंट की बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है और इसके लिए अथोराइज्ड ऑफिसर ही वारंट इशू कर सकता है। व्हेन एवर इट इज़, जब ये हम पावर्स की बात करेंगे कि इस रेवेन्यू ऑफिसर की कितनी पावर है तो तब ये आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट अ डिफ़ॉल्टर मे बी अरेस्टेड, सच अरेस्ट शैल बी मेड अपॉन और वारंट इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट सच पर्सनस अरेस्ट। अब आ जाते हैं हाँ जी, जितना हमने पढ़ा है उसके हवाले से एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। 5 MCQs होंगे। सो लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर 1 है विच मोड ऑफ सर्विस इज स्पेसिफाइड फॉर नोटिस, ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर एज मैंशनड इन द गिवन टेक्स्ट। ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल डिलीवरी, ऑप्शन बी है ईमेल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है सर्विस बाय रजिस्टर्ड मेल, ऑप्शन डी है सर्विस as per the procedure for summons. Right option is D, service as per the procedure for summons. Question number 2 है what additional method is prescribed for making a proclamation according to the given text। हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शन ए sending emails to concerned parties, B publication in newspapers, C beat of drum or other customary method and affixing a copy
इन अ कंस्पिशियस प्लेस। ऑप्शन डी है सर्विस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। राइट ऑप्शन इज सी बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मेथड एंड अफिक्सिंग अ कॉपी इन अ conspicuous place। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ आर इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट कंसिडर्ड इन लीगल टर्म्स। ऑप्शन हमारे पास ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन बी है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन सी है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन डी है इंटरनल असेसमेंट्स। राइट ऑप्शन इज सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी यूज इन अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ऑप्शन है हमारे पास द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, बी ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, डी ऑप्शन है द गवर्नमेंट थ्रू आ नोटिफिकेशन। राइट ऑप्शन इज डी द गवर्नमेंट थ्रू आ नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ शुड the arrest of a defaulter be made according to the act's provisions mentioned in text। ऑप्शन है हमारे पास ए विदाउट एनी वारंट, ऑप्शन बी है विद अ वारंट इशूड बाय एनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑप्शन सी है विद अ वारंट इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर, ऑप्शन डी है बाय इमीडिएट फिजिकल apprehension without any formalities। right option is with a warrant issued by the revenue officer competent to direct such person's arrest। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।